हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, आज का मेरा यह पूरा वीडियो आधारित है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के एक सिग्निफिकेंट जजमेंट पर, जिसके द्वारा ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने एक वाइफ को म्यूचुअल डाइवोर्स से अपने कंसेंट को विड्रॉ करने नहीं दिया और वाइफ के विरोध के बावजूद भी म्यूचुअल डाइवोर्स को ग्रांट कर दिया। मैंने इस जजमेंट को सिग्निफिकेंट इसलिए बोला क्योंकि भारत में जिस तरह से डाइवोर्स का प्रचलन बढ़ रहा है, म्यूचुअल डाइवोर्स का प्रचलन बढ़ रहा है, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जहां म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किए जाने के बाद एक स्पाउस जो है स्वार्थवश अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम म्यूचुअल डाइवोर्स, जिससे दूसरा स्पाउस परेशानी में पड़ जाता है। तो आपको बताऊंगा कि यह पूरा मामला है क्या और कैसे ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का यह जजमेंट जो है रिगार्डिंग म्यूचुअल डाइवोर्स एक लैंडमार्क जजमेंट साबित हो सकता है। इस वीडियो में मैं म्यूचुअल डाइवोर्स के प्रोसीडिंग को विस्तार से नहीं बताने जा रहा हूं। इस संबंध में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। आप चाहें तो मेरा वह वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में म्यूचुअल डाइवोर्स प्रोसीडिंग के संबंध में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा ताकि ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का यह जजमेंट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल डाइवोर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वह है कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज, यानी कि कंसेंट ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर किसी एक का भी कंसेंट नहीं होगा तो डेफिनेटली अ म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन विल नॉट बी मेंटेनेबल। इसीलिए म्यूचुअल डाइवोर्स के संबंध में यह प्रोविजन है कि बोथ द पार्टीज हैव टू फाइल द म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन जॉइंटली। अब एक समझने वाली बात यह है कि म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद और फाइनल ऑर्डर फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स आने के पहले किसी भी स्टेज पर पति या पत्नी अपने म्यूचुअल कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। इस परिस्थिति में म्यूचुअल डाइवोर्स पिटीशन जो है वह इनफ्रक्चुअस हो जाएगा एंड दैट विल बी रिजेक्टेड बाय द फैमिली कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक केस में यह मामला सेटल कर दिया था, जिसके डिटेल्स आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, और कहा था कि पति और पत्नी डिवोर्स पिटीशन फाइल होने के बाद और फाइनल ऑर्डर आने के पहले किसी भी समय या किसी भी स्टेज पर अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज परमिसेबल बाय लॉ। यह तो बात हुई हस्बैंड या वाइफ के कंसेंट के संबंध में। अब आपको बता दूं कि म्यूचुअल डाइवोर्स का पूरा प्रोसीडिंग है क्या। पति या पत्नी शादी के 1 साल के बाद अगर म्यूचुअल डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं देन इन दैट कंडीशन बोथ हैव टू फाइल अ जॉइंट पिटीशन फॉर म्यूचुअल डाइवोर्स। म्यूचुअल डाइवोर्स का जॉइंट पिटीशन फाइल होने के बाद फैमिली कोर्ट जो है वह एक छोटी सी इंक्वायरी करता है। उस इंक्वायरी को कहते हैं फर्स्ट मोशन। फर्स्ट मोशन पास होने के बाद फैमिली कोर्ट जो है वह पति और पत्नी को 6 महीने का एक वक्त देता है और 6 महीने के बाद केस को सेकेंड मोशन के लिए रखा जाता है। ये 6 महीना का जो वक्त है इसे कूल ऑफ पीरियड कहते हैं। यह इसलिए वक्त दिया जाता है कि पति और पत्नी अच्छी तरीके से सोच लें कि उन्हें म्यूचुअल डाइवोर्स लेना है या नहीं। अगर किसी हड़बड़ी या जल्दीबाजी में यह म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल किया गया है तो इसके लिए वह प्रॉपर वक्त ले लें, सोच लें और फिर अपनी सहमति इस संबंध में दें। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब एक केस में इस बात को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यह जो 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है यह मैंडेटरी नहीं है बल्कि डायरेक्टरी है। यानी कि फर्स्ट मोशन पास होने के बाद 1 सप्ताह के अंदर हस्बैंड या वाइफ अगर वेव ऑफ एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू वेव ऑफ दिस 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड और अगर फैमिली कोर्ट इससे संतुष्ट है तो वह इस 6 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ कर सकता है और केस तुरंत सेकेंड मोशन पे चला जाता है। अगर यह वेव ऑफ नहीं होता है या फिर हस्बैंड या वाइफ वेवर एप्लीकेशन नहीं फाइल करते हैं तो इस परिस्थिति में 6 महीने के बाद यह केस सेकेंड मोशन के लिए चला जाता है। सेकेंड मोशन में फैमिली कोर्ट 2 बातों को देखते हैं। पहला यह कि क्या पति और पत्नी के बीच में सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वह सेटल हो चुके हैं, यानी कि क्या पति को एलिमनी देना है, अगर एलिमनी देना है तो कितना देना है और क्या वह दे चुका है।
अगर बच्चे हैं तो बच्चे किसके साथ रहेंगे, क्या पति और पत्नी के बीच में यह सेटलमेंट हो चुका है, अगर और कोई डिस्प्यूट है तो क्या वह डिस्प्यूट दोनों के बीच में सेटल हो चुका है। इन शॉर्ट कोर्ट यह देखता है कि जितने भी डिस्प्यूट हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में, क्या वह ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं या नहीं हुए हैं। जब फैमिली कोर्ट यह देखता है कि सारे मामले सेटल हो चुके हैं तो वह पति और पत्नी से दोबारा पूछता है कि क्या वह डिवोर्स लेना चाहते हैं या अभी इस पर विचार करना चाहेंगे। अगर पति और पत्नी सेकेंड मोशन में हामी भर देते हैं तो फैमिली कोर्ट के द्वारा सेकेंड मोशन भी पास कर दिया जाता है और उसके बाद उसी दिन या फिर अगर कोर्ट बहुत ज़्यादा व्यस्त है तो एक शॉर्ट डेट दे दिया जाता है और उस दिन फाइनल ऑर्डर पास कर दिया जाता है फॉर म्यूचुअल डिवोर्स। तो यह पूरा प्रोसीडिंग है रिगार्डिंग म्यूचुअल डिवोर्स। और अब बात करते हैं कि आखिर ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट के सामने मामला आया क्या था। केरल के एक कपल थे, दोनों के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के बाद हस्बैंड ने वाइफ के खिलाफ डिवोर्स फाइल किया ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। केस के दौरान फैमिली कोर्ट दोनों के बीच में मेडिएशन कराता है और मेडिएशन में यह बात तय होती है कि दोनों पति और पत्नी म्यूचुअल डिवोर्स लेंगे। इसमें 3 शर्तें तय होती है। पहला, हस्बैंड जो है वह अपने डिवोर्स पिटीशन को विड्रॉ कर लेगा विच ही हैड फाइल्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। दूसरा, बच्चे जो हैं हस्बैंड के साथ रह रहे होते हैं तो दूसरा शर्त यह तय होता है कि बच्चों की कस्टडी जो है वह वाइफ को दे दी जाएगी। और तीसरा शर्त यह तय होता है कि हस्बैंड जो है वो वाइफ को 10 लाख रुपए एज अ एलिमनी देगा। शर्तों के मुताबिक हस्बैंड जो है वह अपना डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर लेता है जो उसने फाइल किया था अपने वाइफ के खिलाफ ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। इसके बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। जब केस फर्स्ट मोशन पर आता है तो उस दिन हस्बैंड जो है वह बच्चों की कस्टडी वाइफ को सौंप देते हैं और एज अ एलिमनी जो 10 लाख की बात हुई थी उसमें 2 लाख रुपया वाइफ को दे दिया जाता है। रेस्ट अमाउंट सेकंड मोशन पे दिए जाने की बात कही जाती है। इसके बाद फर्स्ट मोशन पास हो जाता है। हस्बैंड और वाइफ को 6 महीने का कूल ऑफ पीरियड दिया जाता है। इस कूल ऑफ पीरियड में हस्बैंड एंड वाइफ किसी भी तरह का वेवर एप्लीकेशन फाइल नहीं करते हैं। इसके बाद 6 महीने तक इंतजार करना पड़ता है और उसके बाद सेकंड मोशन पर केस आता है। जिस दिन सेकंड मोशन पर केस होता है उस दिन हस्बैंड के द्वारा वाइफ को बाकी का 8 लाख रुपया दे दिया जाता है। तो इस प्रकार से जब सेकंड मोशन कॉल होता है तो फैमिली कोर्ट इस बात को देखते हैं कि जो भी शर्तें थी वह हस्बैंड के द्वारा ऑलरेडी पूरी कर ली गई है। बच्चों की कस्टडी भी वाइफ को दे दी गई है और 10 लाख रुपया भी एज अ एलिमनी वाइफ को दे दिया गया है। इसके बाद फैमिली कोर्ट उन दोनों से पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने मन बना लिया है, आप दोनों अलग होना चाहते हैं। इस पर दोनों हस्बैंड और वाइफ हामी भरते हैं और कोर्ट जो है वह सेकंड मोशन को पास कर देता है। लेकिन कोर्ट उस दिन को ज़्यादा व्यस्त रहता है इसलिए फाइनल ऑर्डर म्यूचुअल डिवोर्स पे पास नहीं हो पाता है और एक शॉर्ट डेट दिया जाता है और केस को ऑर्डर्स पे रख दिया जाता है टू पास द फाइनल ऑर्डर रिगार्डिंग म्यूचुअल डिवोर्स। सेकेंड मोशन के बाद और फाइनल ऑर्डर के डेट के ठीक पहले वाइफ जो है वह एक फ्रेश एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में फाइल करती है और कोर्ट को यह इन्फॉर्म करती है कि उसने जो कंसेंट दिया था फॉर म्यूचुअल डिवोर्स वह उस कंसेंट को विड्रॉ करती है। इसके बाद फैमिली कोर्ट के सामने कोई चारा बचता नहीं है और फैमिली कोर्ट उस म्यूचुअल डिवोर्स पिटीशन को खारिज कर देते हैं। इसके खिलाफ हस्बैंड जो है वह पहुंचता है ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट कुछ बातों को ऑब्जर्व करता है। केरला हाई कोर्ट इन बातों को देखता है कि जो भी एग्रीमेंट हस्बैंड और वाइफ के बीच में हुए थे वह सारे के सारे डिमांड्स जो थे वो वाइफ की तरफ से किए गए थे। पहला कि हस्बैंड डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ कर लेगा विच ही हैड फाइल्ड अगेंस्ट हिज वाइफ ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएलिटी। दूसरा, बच्चों की कस्टडी वाइफ को दी जानी थी और तीसरा, हस्बैंड के द्वारा 10 लाख रुपया वाइफ को दिया जाना था एज एलिमनी। ऑनरेबल केरला हाईकोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्व किया कि हस्बैंड के द्वारा सारे लीगल ऑब्लिगेशंस जो थे वह पूरे किए गए। डिवोर्स पिटीशन विड्रॉ किया गया, बच्चों की कस्टडी फर्स्ट मोशन के दिन वाइफ को दे दी गई और जो 10 लाख रुपया तय हुआ था एज एलिमनी उसमें 2 लाख रुपया फर्स्ट मोशन के दिन दे दिया गया और बाकी की रकम जो थी वह सेकेंड मोशन के दिन वाइफ को दे दी गई थी। इसके बावजूद बिना किसी कारण के वाइफ ने
अपने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया। इसके बाद ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट वाइफ के एडवोकेट से पूछते हैं कि अगर वाइफ को म्यूचुअल कंसेंट विड्रॉ करने की इजाज़त दे दी जाए तो क्या वह बच्चों की कस्टडी वापस अपने पति को लौटाने को तैयार हैं। इस पे एडवोकेट का जवाब ना होता है। इसके बाद ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट यह भी पूछते हैं कि क्या अगर म्यूचुअल कंसेंट को विड्रॉ करने की इजाज़त दे दी जाती है तो पत्नी जो है वह 10 लाख रुपया वापस कर देगी। इस पर भी वकील का जवाब जो है वह ना में आता है। तो फिर केरला हाई कोर्ट पूछते हैं कि आखिर कारण क्या है इस म्यूचुअल डिवोर्स को विड्रॉ करने का। तो इस पर एडवोकेट का यह कहना होता है कि चूंकि कुछ हजार रुपए जो थे वह कम दिए गए थे वाइफ को, देयरफॉर शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट। इस पर केरला हाई कोर्ट एडवोकेट से पूछते हैं कि अगर कुछ हजार रुपए कम थे, जो तय रकम थी उसमें कम दिए गए थे, तो वाइफ ने इस बात को सेकंड मोशन के समय फैमिली कोर्ट के सामने क्यों नहीं उठाया था और क्यों सेकंड मोशन में उसने डिवोर्स के लिए कंसेंट दिया था। इस पर भी वाइफ के जो एडवोकेट होते हैं वह कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। इसके बाद फाइनली ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट इस बात को होल्ड करते हैं कि यह बात सही है कि म्यूचुअल कंसेंट जो है वो म्यूचुअल डिवोर्स का बेसिक इंग्रेडिएंट्स है एंड विदाउट म्यूचुअल कंसेंट यू कैनॉट थिंक अबाउट अ म्यूचुअल डिवोर्स। केरला हाई कोर्ट का यह भी कहना था कि इस मामले को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में ही सेटल कर दिया था। यह बात भी सही है कि ज्वाइंट पिटीशन फाइल होने के बाद और फाइनल ऑर्डर आने के पहले हस्बैंड या वाइफ किसी भी स्टेज पर अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में जब हस्बैंड ने अपने सारे लीगल ऑब्लिगेशंस फुलफिल कर दिए हैं एज पर द विश ऑफ हिज वाइफ, तो अब इस परिस्थिति में वाइफ को इजाजत नहीं दी जा सकती है टू विड्रॉ हर कंसेंट, वो भी बिना किसी कारण के। इसके बाद जो ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा वो मैं चाहता हूं कि आप वर्ड बाय वर्ड सुने और खास करके लॉ स्टूडेंट्स और लॉ प्रैक्टिशनर्स इस पूरे पैराग्राफ को बहुत ध्यान से सुने और समझे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर लॉ प्रैक्टिशनर्स। ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 2E ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टेट्स दैट एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming the consideration for each other is an agreement. There were reciprocal promises agreed by both the husband and wife, falling within the ambit of Section 51 of the Indian Contract Act 1872, which was duly performed by the husband. The respondent, on getting the custody of the children and receiving the alimony, was obliged to perform her part of the agreement, therefore to give her consent for dissolution of the marriage. The court further observed that the wife has taken advantage of her own wrong and is attempting to unlawfully enrich herself. We hold that once the parties agree to file a joint petition pursuant to an agreement compromise in pending proceedings, then the parties are stopped from resailing from the agreement. Therefore, the unilateral withdrawal of consent by the respondent wife, especially after the appellant husband has performed his part of the terms in the memorandum of agreement, is only a sharp practice which cannot be permitted or tolerated for a moment, as it would shatter the faith of the litigants in the justice delivery system and make a mockery of alternative dispute resolution mechanism. इसके बाद ऑनरेबल केरला हाई कोर्ट का कहना था कि इस परिस्थिति में अगर वाइफ को इजाजत दे दी जाए टू विड्रॉ हर कंसेंट, जबकि उसने एज पर एग्रीमेंट बच्चों की कस्टडी भी ले ली है और पैसा भी ले लिया है, तो फिर इट विल हैम्पर द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल डिवोर्स। तो इस जजमेंट को इसलिए मैंने सिग्निफिकेंट बोला था क्योंकि रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे देखे गए हैं जहां म्यूचुअल डिवोर्स फाइल करने के बाद एक स्पाउस जो है वह अपना कंसेंट विड्रॉ कर ले रहा है जस्ट फॉर नो रीज़न, या फिर कहें कि कुछ स्वार्थ के कारण, और दूसरे स्पाउस के लिए परेशानी खड़ा कर दे रहा है। तो इस परिस्थिति में केरला हाई कोर्ट का यह जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट साबित होगा। I hope you would have find this video informative. Thanks for watching.